नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। कोरोना की दूसरी लहर के मामले अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुए हैं कि इसके एक और वेरिएंट डेल्टा प्लस ने चिंताएं और बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में अब तक कुल 21 मामले दर्ज हो चुके हैं डेल्टा प्लस के। वहीं मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। जानकार इससे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट के साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या, और इसको लेकर चर्चाएं अब तेज हुई हैं। और क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट ज़्यादा तेजी से फैलेगा, वैक्सीन के ऊपर वैक्सीन का कितना इम्पैक्ट होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट के ऊपर, और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जो तीसरी लहर की बात हो रही है, क्या तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट की बड़ी भूमिका होगी। इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के कम होते आंकड़ों के बीच जिंदगी एक बार फिर जीना सीख रही है। फिर से पुराने ढर्रे पर आने की कोशिश कर रही है। बाजार खुल रहे हैं, दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह सब धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। अब लोग अपनों से मिल सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, सीमित संख्या में ही सही, लेकिन काम पर भी जा सकते हैं। लेकिन शायद ये सब कोरोना को रास नहीं आ रहा, क्योंकि हाशिए पर जाता कोरोना एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रहा है, और इस बार शायद ज्यादा घातक रूप में। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के 6 जिलों में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, और अब तक सिर्फ महाराष्ट्र में ही इसके 21 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से मुंबई में 2, रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7 मामले सामने आए हैं। वहीं पालघर और ठाणे में भी डेल्टा प्लस के संक्रमण के एक मामले देखने को मिले हैं। वहीं महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु में इसके संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यहाँ परेशान करने वाली बात यह है कि कोरोना का ये नया म्यूटेशन पिछले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है, और ये थोड़े ही समय में ज्यादा लोगों को संक्रमित भी कर सकता है। जानकारों के मुताबिक डेल्टा प्लस का संक्रमण सिर्फ 2 हफ्तों में ही 5 से 500 तक पहुँच सकता है। और डराने वाली बात यह है कि डॉक्टरों को अभी इस वेरिएंट की हालांकि जानकार इससे बचने के कुछ उपाय भी सुझा रहे हैं। उनके मुताबिक जिन राज्यों के जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, वहां के प्रशासन को हालात पर पैनी नजर रखनी चाहिए। राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ावा देना चाहिए। जल्द से जल्द मुंबई, पुणे सरीखे बड़े शहरों में ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की जानी चाहिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट जोन पर बल देना चाहिए, और इस पर वैक्सीन का कितना असर होता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कोरोना का ये डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे पहले मार्च में यूरोप में देखने को मिला था, लेकिन इसके मामले भारत में भी सामने आना चिंता की बात है। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि आप और हम घर से बाहर हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क पहने, बाजारों में, मॉल्स में और दूसरी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और भूलकर भी लापरवाही ना करें, और वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ही एक जरूरी हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मुंबई के कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रतीत समदानी, और साथ ही हमारे साथ हैं मेदांता हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल एंड स्ट्रक्चरल हार्ट कार्डियोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण चंद्रा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल प्रतीत समदानी जी आपसे होगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, तो आप पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या, और क्या ये वाकई, अगर भारत की हम बात करें तो क्या ये वाकई भारत में एक बड़ी चिंता की बात हो गई अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का पाया जाना। मैं ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में कुछ बताऊं, उसके पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये समझने में काम आएगा कि ये डेल्टा और अल्फा बीटा है क्या। एक एक लाइन में अल्फा वेरिएंट जो था उसे B117 कहा जाता है,
और वो यूके में सबसे पहले हुआ था सितंबर 2020। इस वक्त माना जाता था कि ये बहुत ही खतरनाक वायरस है और 70% ज्यादा खतरनाक है जो ओरिजिनल वुहान का वायरस था। लेकिन इस अल्फा वायरस ने वैक्सीन को हरा दिया, मतलब वैक्सीन ने इस पर काबू पाके जीत लिया था। अल्फा वायरस जहां मौजूद नहीं रहा ह्यूमन के लिए। उसके बाद आया बीटा 1 जो B1351 था, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया था। ये था मई 2020। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो वैक्सीन काम कर रहा था वो हर पेशेंट या हर आदमी को नहीं बचा रहा था, पार्शियल इम्यूनिटी दे रहा था। और ये जरूरी है क्योंकि ये जो डेल्टा प्लस है इसमें बीटा के भी वेरिएंट्स और प्रॉपर्टीज है। उसके बाद आया गामा ब्राजील में था, ये खाली फास्ट स्प्रेड कर रहा था। और फिर आया डेल्टा है B16172, ये महाराष्ट्र में पाया गया था अक्टूबर में। और सेकेंड वेव जो सेकेंड प्रहर का कारण था ये था डेल्टा के कारण। अब डेल्टा प्लस क्या है? डेल्टा प्लस डेल्टा वेव के साथ में एक म्यूटेशन पाया गया है। और आपके चैनल पे ये कहना आसान रहेगा कि असेसमेंट एयर जैसे AY बोलते हैं, इसे AY म्यूटेशन पाया गया, इसलिए इसे डेल्टा प्लस गया। सो ये डेल्टा वेरिएंट है। इसकी तकलीफ क्या है? मुझे लगता है इसकी प्रॉब्लम यह हो सकती है कि हमें इस वक्त मालूम नहीं कि सब वैक्सीन काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और इस वक्त जो डेटा मिल रहा है उससे पता चल रहा है कि जो साधारण मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो भी माफक नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट अगर तेजी से स्प्रेड हो गया तो ये वापस बड़ी लहर की तैयारी के लिए काम करना पड़ेगा डॉक्टर और मेडिकल और सोसाइटी को। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक हो सकता है, लेकिन कोई भी वेरिएंट, कोई भी वायरस से बचने के उपाय यदि आप करें, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मास्क, डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें तो कोई भी म्यूटेशन से मनुष्य बच सकता है। ठीक बात है। ये आपने बहुत ही डिटेल में समझाया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या और कैसे बचा जा सकता है। अब डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वेरिएंट को लेकर हालांकि अभी बहुत सारे एविडेंस आने बाकी हैं, लेकिन बात अलग अलग तरीके से हो रही है। जैसे जो वुहान का वेरिएंट था वो करीब 2.5 लोगों को इन्फेक्टेड करता था, एक व्यक्ति 2 से 3 लोगों को कर सकता था। उसके बाद जो यूरोप का फर्स्ट वेव था वहां पर 3 लोगों तक संक्रमण पहुंचता था एक व्यक्ति से, अल्फा में 4 से 5 लोगों में। लेकिन इसके लिए कहा जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये 8 लोगों तक को एक व्यक्ति संक्रमित कर सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट जो होगा इसकी संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज होगी सर, बहुत तेजी से फैलेगा, या अभी ये कहना जल्दबाजी है? ओके, देखिए ऐसा है कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट में 2 स्पेशल म्यूटेशंस हैं। एक तो जो बीटा वेरिएंट में था म्यूटेशन वो भी इसमें आ गया, और जो डेल्टा का जो म्यूटेशन था वो भी है। तो इसके अंदर मल्टीपल म्यूटेशंस हुए हैं। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, जो कि डिफरेंट अभी जो हमारे प्रेजेंटेशंस हुए रिकॉर्ड्स हैं वो ये शो करते हैं कि अभी ये निश्चित नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा या बहुत ज़्यादा इसमें वैक्सीन इस पे काम नहीं करेगी, या जिन लोगों को इन्फेक्शन पहले हो चुका है उनको ये डेल्टा प्लस वेरिएंट भी इफेक्ट कर देगा, ऐसा निश्चित नहीं है। लेकिन जो हिस्टोरिकली हम देखते आए हैं कि जैसा कि जब डेल्टा वेरिएंट आया यहाँ पे और उसकी एक जो छवि थी, जो उसका इन्फेक्शन रेट था वो बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पेशेंट्स के अंदर क्या रूप लेगा, क्या ये बहुत खतरनाक होगा या उतना ही खतरनाक होगा, ये अभी डेफिनेट नहीं कह सकते। लेकिन हम जो कि जैसा हम बता रहे हैं कि हमें हिस्टोरिकली ऐसा होता है कि जब इस तरह के वेरिएशंस होते हैं तो हमें सजग होना पड़ेगा और तत्पर रहना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, ताकि अगर कोई इसकी बहुत खराब इफेक्ट्स आते हैं पेशेंट्स के ऊपर, जैसे ज़्यादा सीवियर डिजीज होती है, ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या जो दवाइयाँ अभी हमारे पास सामने हैं जैसे कि एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी आ गई हैं, क्या वो इस पर काम कर पाएंगी कि नहीं, इस बारे में अभी निश्चित जानकारी नहीं है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें इसका पता थोड़ा जल्दी चल गया है, और इसलिए हम लोग इसकी तैयारियां एक मेडिकल लेवल पे कर रहे हैं, और इसको करने से हमें उम्मीद है कि हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे जैसे हमने औरों को किया, क्योंकि इस जो ये वेरिएशन है ये दोनों
जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के अंदर एक ये हुआ था म्यूटेशन, जिसमें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन उतनी काम नहीं कर रही थी, वही वाला इसके अंदर म्यूटेशन आया है। और दूसरा म्यूटेशन तो डेल्टा का था ही, तो इसलिए वो संभावना है कि जो उसकी इफेक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि पहले इसकी वैक्सीन की जो इफेक्टिविटी वो 80% थी, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है इसके अंदर 60% की रेंज में होगी। तो इस तरीके से, लेकिन ये निश्चित है कि जिन लोगों को सिर्फ एक वैक्सीन लगी है उसके अंदर ये अच्छा प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। तो इसलिए अभी सबसे बड़ी जो इसके अंदर चैलेंज है हम लोगों के सामने कि अगर हम लोगों को 2 वैक्सीन लगा लेते हैं जल्दी से जल्दी किसी भी तरीके से, तो हमें इसका फायदा मिल जाएगा और हम डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी लड़ सकेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो mRNA वैक्सीन आने वाली है उसका इफेक्ट इस पे ज्यादा अच्छा पाया गया है। तो इसलिए कुल मिला जुला करके हमें वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लगाना है, डबल वैक्सीनेशन करना है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमें इससे बचना है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी वेरिएशन हो, जितने भी म्यूटेशन हो, सबसे बचने का एक ही सिंगल तरीका है, जो कि है मास्किंग, सैनिटाइजेशन। ठीक है सर। एंड अभी भी ज्यादा यस सर, ठीक है। मतलब ये है कि कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो अप का पालन आप करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चूंकि बहुत तरह की बातें हो रही हैं अब इस वेरिएंट को लेकर के, तो प्रतीत समदानी जी, अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, चंद्रा जी ने, और मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्शियम के एक फॉर्मर मेंबर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 3 महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि एक तो ये कि वैक्सीन, दूसरी जो एंटीबॉडीज आपके अंदर होती हैं, और तीसरी जो इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी आप में डेवलप होती है, इन तीनों चीज़ों पे जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो हावी हो जाएगा। मतलब वैक्सीन भी उतना कारगर नहीं होगा, और एंटीबॉडीज को भी ये हरा सकता है, और जो इन्फेक्शन से इम्यूनिटी बनती है उसको भी हरा सकता है। तो फिर सर मतलब हराने का मतलब क्या है? कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि एक वो व्यक्ति जिसने वैक्सीन नहीं ली है या जिनको कोरोना नहीं हुआ है, और दूसरा वो व्यक्ति जिसने 1 डोज भी ली है या किसी को कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, क्या दोनों को खतरा बराबर रहेगा इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में? आपका बिजनेस चैलेंज, तो मैं इस वक्त आपको नंबर देना चाहता हूं। अगर फाइजर और मॉडर्ना की बात करें, जो अमेरिका में उपलब्ध वैक्सीन है, इस वक्त बताया जा रहा है कि यदि 1 डोज लिया है तो आपको कम से कम 35 से 40% सपोर्ट मिलेगा या बेनिफिट मिलेगा। और यदि 2 वैक्सीन ली गए हैं, और ये फाइजर के लिए स्टडी किया है, मॉडर्ना मुझे लगता है सिमिलर रहेगा, 90% प्रोटेक्शन मिल सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो मैंने आपको बताया, उसमें जो थोड़े 15-20 केसेस स्टडी किए गए हैं, वो इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। बात हुई जो देश में वैक्सीन अवेलेबल है उनका डेटा नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड बताता है कि 60 to 66%, जैसे डॉक्टर चंद्र साहब ने कहा, प्रोटेक्शन मिलती है 2 वैक्सीन के बाद, और 30% फक्त एक ही वैक्सीन के बाद। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल इक्वल रिस्क नहीं है। जिन्होंने 2 वैक्सीन लिया उनको श्योरली प्रोटेक्शन है, 60-70% प्रोटेक्शन है, कंपेयर टू जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लिया है वीज़ावी जिसने एक वैक्सीन लिया है। ओके, तो मतलब ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों के लिए कि आप पैनिक ना हो, कंफ्यूज ना हो। मतलब वैक्सीन तो आपको लगवानी ही लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी सुरक्षा बढ़ जाती है। आप ये ना सोचें कि कोई नया वेरिएंट आ गया और इसके ऊपर वैक्सीन भी काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। मतलब आपका खतरा कम हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म नहीं भी होगा तो, लेकिन आपका खतरा कम हो जाएगा। आप उस ग्रुप से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे जो ज्यादा खतरनाक ग्रुप है। ये 2-3 बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं सर, डॉक्टर चंद्रा, कि ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी लहर भारत में आई थी उसमें डेल्टा वेरिएंट का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या अब जो तीसरी लहर की बात हो रही है उसमें भी क्या बहुत बड़ी भूमिका होगी डेल्टा प्लस वेरिएंट की? ये आप बता सकते हैं सर? क्या उसको लेकर कुछ पर्याप्त एविडेंस मिले हैं क्या अभी? देखिए, ऐसा है कि जो ये प्रेडिक्शन करना कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ही हमारा मेन वायरस होगा 3rd वेव में, ऐसा नहीं हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आए और इसके अंदर, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली फिर से जाएं अगर वापस, कि जब हमारी 2nd वेव आई थी तब दिसंबर में ही डेल्टा वेरिएंट्स को
मतलब पहचान में आ गए थे कि डेल्टा वेरिएंट्स है, और जब सेकेंड वेव हमारी आई तो उसके अंदर डेल्टा वेरिएंट ने काफ़ी प्रीडोमिनेट किया, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में आ गए। तो इसलिए अभी निश्चित नहीं कह सकते कि इतना ज़्यादा ये फैलेगा। क्यों? क्योंकि दो बातें हुई। एक तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा, तो उससे काफ़ी लोग प्रोटेक्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग जिनको इन्फेक्शन हो चुका है वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसलिए एज अ ग्रुप, एज अ पॉपुलेशन, हमारे अंदर एक, जैसे कहते हैं कि हम लोग डिफरेंट लेवल पे हैं जो आज से 6 महीने पहले थे। तो इसलिए इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तत्पर रहने की, यानी अलर्ट रहने की, और एकदम जैसे कहते हैं डटे रहने की जरूरत है। अभी हमें किसी चीज से डरना नहीं है, लेकिन तैयार रहना है, ताकि हम लोग इस डेल्टा प्लस वेरिएंट अगर आता है तो हम इससे बचें। और ये भी जान लीजिए कि जब डेल्टा वेरिएंट ये आया था तो बहुत से लोग जिनको इन्फेक्शन हो चुका था, बहुत कम संख्या में ऐसे लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग, जिन लोगों का इन्फेक्शन हो चुका है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनके अंदर होने की संभावना कम होगी। तो इसलिए ओवरऑल इसका जो संक्रमण का जो रेट है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आपसे एक सवाल सर ये पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर प्रतीत समदानी जी, कि ये कब तक हम बताने की स्थिति में होंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तेजी से स्प्रेड नहीं हो रहा है, या इसको लेकर डर खत्म हो गया? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी तक पर्याप्त एविडेंस नहीं है, और मेरे ख्याल से 25,000 के आसपास की सीक्वेंसिंग हुई है, जिसमें से 30 केस पाए गए हैं। तो मतलब ये जानने के लिए कि ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा या नहीं करेगा, कितनी सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, और ये इसको पता करने में कितना वक्त लग सकता है? मृत्युंजय, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये खुशी की बात है कि जो केसेस है भारत में, विदेश में, सब जगह कम हो रहे हैं, इसीलिए ज्यादा सैंपलिंग नहीं हो रही है। और यदि ऐसा ही रहा तो शायद ये डेल्टा प्लस वेरिएंट भी निकल जाएगा। लेकिन कम से कम 1 लाख जीनोमिक टेस्टिंग करेंगे। इसमें फर्क ये है कि कौन से जगह से करते हैं। जैसे भारत का लिया तो साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है। फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में पाया गया है, बाकी एरिया में नहीं पाए गए हैं। तो इसको पता करने के लिए कि सब जगह है कि नहीं, बहुत सारे सैंपलिंग की जरूरत है। इस वक्त कोई भी जवाब का आंसर नहीं है, प्रश्न का आंसर नहीं है, क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटी है। और यदि जो आपने कहा 25,000 में से कोई कुल 20, 30, 50 केस मिले हैं, इसका मतलब है कि इसका जो परसेंटेज है बहुत ही छोटा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि इसी तरह रहा तो ये डेल्टा प्लस जाके शायद गामा, थीटा और आगे जीटा कुछ आ जाएगा, तो इसे हम जीत सकेंगे। अच्छा, चलिए, ये बहुत एक तसल्ली वाली बात सर आपने बताई कि बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी सीक्वेंसिंग हुई है उसके हिसाब से मामले बहुत कम मिले हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, मैं आपसे एक बात सर और पूछना चाह रहा हूं कि जब से कोरोना शुरू हुआ है, इसके फैलने को लेकर के भी अलग अलग तरह के रिसर्च सामने आए, हर बार अलग रिसर्च सामने आए। पहली बार में ये कहा गया कि ये ड्रॉपलेट इंफेक्शन भी है, प्लस बाद में फिर ये आया कि एयरबॉर्न है, अलग अलग तरीके बताए गए। तो क्या डेल्टा प्लस, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या डेल्टा प्लस के फैलने का रास्ता भी कुछ अलग होगा, कुछ अलग तरीका होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि क्या डेल्टा प्लस वाले जो वेरिएंट हैं, इससे अगर कोई संक्रमित होता है तो क्या उनमें कुछ लक्षण भी अलग दिखते हैं या लक्षण पूरा नहीं है? ओके, सो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, पहली चीज तो ये है कि इसके लक्षण भी वैसे ही होंगे। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि इसमें लक्षण कुछ ज्यादा तीव्र हों, ज्यादा सिवियर हों, और ऐसे में मतलब पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, या बहुत तेजी के साथ उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगे। ये संभव है, लेकिन अभी निश्चित नहीं है। तो इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि इसके लक्षण जो हैं इससे बहुत ज़्यादा फर्क होंगे या नहीं होंगे। लेकिन चूंकि वो जो इनके म्यूटेशंस हैं जिसके अंदर ये देखा गया था कि भाई ऐसे पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा तेजी से संक्रमित होते हैं, ये ज़रूर बात है। तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट तो वही है कि आपको इस इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेशन या सैनिटाइजेशन एंड मास्किंग। सो कोरोना जो आपका बिहेवियर है, सो यही दो चीज़ें सबको बचाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्फेक्शन जो है, अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से जो जब भी कोई आते हैं म्यूटेशंस, तो ये माना जाता है कि ये ज़्यादा तेज़ होंगे, या जो पिछली हमारी हिस्टोरिकल डेटा जो है
जो कि साउथ अफ्रीका से आया है, जिसमें कुछ दवाइयां नहीं काम की या कुछ वैक्सीन नहीं काम की, तो उस बात को हमें मद्देनजर लेके चलना पड़ेगा। और अगर हमारे पास mRNA वैक्सीन भी आ जाती है तो उसका भी इमीडिएट इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। यस, ये बहुत ज़रूरी है और कि आप एहतियात तो बरतें ही और साथ साथ वैक्सीन लगातार लेते रहें, मतलब जिनकी बारी आ रही है वो लेते रहें ताकि आप एक प्रोटेक्शन जोन में पहुंच जाएं। अब एक सवाल डॉक्टर समदानी जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि जिस तरह से हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं और यूएस में भी इसको लेकर चिंता जताई गई है, इंग्लैंड में भी इसको लेकर के चिंता है, तो अभी क्या प्रोटोकॉल में कुछ नए बदलाव करने चाहिए क्या? मतलब मैं आपको अनलॉक की तरफ देश पूरी तरह से बढ़ चुका है, क्या उस पर कुछ ब्रेक लगानी चाहिए क्या, जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए कि ये वेरिएंट ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? आपकी राय क्या होगी? फिलहाल इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को वायरस ऑफ कंसर्न नहीं कहा गया है, वायरस ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। लेकिन यदि टेस्टिंग और पेशेंट सामने आके नहीं बोले कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, नहीं हुआ, तो ये वायरस ऑफ कंसर्न से फटाफट वायरस ऑफ इंटरेस्ट से लेके वायरस ऑफ कंसर्न हो जाएगा। इसके लक्षण इस समय जब पूरे देश में बारिश का मौसम हो रहा है, कॉमन फ्लू की तरह है, तो स्मेल जा सकती है, लेकिन खांसी, सर्दी और हेडेक होना बहुत कॉमन है और लोगों को ये ऐसा लग सकता है कि ये कॉमन फ्लू है। तो यह महत्वपूर्ण है कि सबको समझाना कि यदि खांसी या कॉमन फ्लू के सिम्टम्स आए जो एकदम बैड की खराब तरीके के सर्दी लगे, तो प्लीज जाके कोविड का टेस्ट कराइए। कोविड गया नहीं है, कोविड की मात्रा कम हो गई है, लेकिन टेस्टिंग अगर बढ़ाई नहीं गई तो ये कोविड वापस स्प्रेड हो सकता है। जैसे आपने बताया 6 से 8 लोगों का R0 वैल्यू इसकी काफी हाई है। तो मुझे लगता है अनलॉकिंग जल्दी नहीं करनी चाहिए, अनलॉकिंग फिजिक मैनर में करनी चाहिए, टेस्टिंग जरूरी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक स्टेट में अगर केसेस बहुत कम हो गए तो दूसरे स्टेट से लोग बाग आ सकते हैं, तो उन बॉर्डर्स को सील नहीं करना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग करके ही एंट्री अलाउ करना चाहिए ताकि स्प्रेड नहीं हो। एग्जैक्टली जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रतीत समदानी जी आपका और डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, इसके क्या खतरे हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं।